behalf of Indra Publishing House. हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ हैं ब्यूटी विद ब्रेन, एक कॉन्करर, वॉरियर, कैंसर सर्वाइवर, एक ऐसी शख्सियत जो अपनी लाइफ के हर क्षेत्र में सक्सेसफुल रही है, और वे हैं अ वंडरफुल ऑथर डॉक्टर मृदुला बाजपेयी, जो कि साहित्यकार एवं लेखक होने के साथ साथ इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में चीफ कमिश्नर हैं। You are welcome, ma'am. It's really a great honor to have you today with us. आपकी डॉटर मृणाली जी भी आज हमारे साथ हैं, who is the heart and soul behind this book. You are welcome. और आज हम मृदुला जी द्वारा लिखित पुस्तक A Handful of Purple Sky, My Second Chance at Life के बारे में चर्चा करेंगे। यह किताब एक उम्मीद की किरण साबित हो सकती है उन लोगों के लिए जो सिमिलर चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। देखिए, ये है बुक जो मैम ने लिखी है। When faced with adversity, human beings can either break. वैशाली, आई थिंक सब पे म्यूट कर दो वॉइस, बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है। When faced with adversity, human beings can either break or rise from the ashes. A Handful of Purple Sky is the story of a resilient woman who, despite waking up one morning to the terrible news that she had breast cancer, not only fought her fears and apprehensions, but also the illness to emerge stronger and more determined in the end. So viewers, now I would like to give a short introduction about the author. Dr. Mridula Bajpeyi did her schooling from St. Joseph's Convent, Sagar, MP. She acquired an MA and PhD in English literature from Dr. Hari Singh Gaur Vishwavidyalaya, Sagar, and taught for some time. Dr. Mridula ji works at the Indian Revenue Services and is at present Chief Commissioner, Income Tax. Dr. Mridula ji believes that the glass of life is always full and never empty. A handful of purple sky traverses the journey called life, when it brings you at a crossroad and you can only take one quick decision: to fight, fight, and fight till you emerge victorious. She has 5 acclaimed novels to her credit, 4 in Hindi and 1 in English, that are जाने कितने रंग पलाश के और इंतजार थक गया, अब इस दिल से क्या कहूं, एक ख्वाहिश ने, and A Handful of Purple Sky is her latest work in English. तो व्यूवर्स, आज हम आधा घंटा जुड़े हैं इस सेशन में, और इस ऑनलाइन प्रोग्राम में अगर कोई भी नेटवर्क इशू या टेक्निकल इशू आए तो आप क्षमा करिएगा, जुड़े रहिएगा हमारे साथ इस कार्यक्रम में। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैम, कैन यू हियर मी? यस। तो मैम, जैसे कि हर बुक का टाइटल कुछ कहता है, A Handful of Purple Sky, My Second Chance at Life एक सकारात्मक नाम है, तो इसके बारे में आप कुछ बताएं आप हमें। ये जो किताब है मेरी जर्नी थी, जो आप कह सकते हैं सितंबर 2017 से लेकर के मार्च 2018, जब मेरा ट्रीटमेंट चला, डायग्नोसिस, सर्जरी, कीमो, 8 कीमोस, 25 रेडियोस, और उसके बाद भी जैसे 4 मंथली चेकअप्स हैं, एक डिटेल्ड एनुअल चेकअप है, उसके बारे में। मेरे को जब ये डिजीज डायग्नोस हुई तो मैंने किसी को बताया नहीं। कुछ लोगों को पता था, मेरे ऑफिस में, मेरे फैमिली मेंबर्स को, मेरे डॉक्टर्स को, किसी को बताया नहीं, क्योंकि मुझे वो जो एक बेचारा बेचारी वाला टैग होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और मैं जब फाइनली 2 साल के बाद मेरे बॉडी में कीमो पोर्ट था जिसके थ्रू कीमो ड्रग्स दिए जाते थे, वो भी हट गया, तो मेरी डॉटर चीनी ने और मेरे हस्बैंड ब्रिगेडियर पांडे ने कहा कि भाई तुम अपने जो एक्सपीरियंस है, जो तुम्हारी जर्नी रही, उसको लोगों को बताओ, उससे लोगों को बहुत इंस्पिरेशन मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाउ टू बिकम अ सर्वाइवर। तो काफी इनके आग्रह करने पर मैंने किताब लिखी।
क्योंकि पहले किसी को पता भी नहीं था। तो यही है इसकी शुरुआत, इस तरह से हुई। किताब शायद लास्ट ईयर आ सकती थी, लेकिन पैंडेमिक के कारण कुछ समय तक ये ओके ओके। नहीं छप पाई। तो इस साल हम लोगों ने इसको पूरा किया, हाँ, रिलीज वाकई किया। मैम उसका शीर्षक बहुत अच्छा है, और ये लोगों के दिलों में आशा की किरण जगाता है जो दुर्भाग्यवश कैंसर का सामना कर रहे हैं, और फूल आत्मा के उत्थान और मन के सुकून देने में भी विफल नहीं होते। ये टाइटल एकदम एप्ट है, बहुत बढ़िया है बुक का। तो अब मृणाली जी, मैं जानना चाहूंगी कि आपने किस तरह अपनी मम्मी को इस बुक लिखने के लिए मोटिवेट किया, और आपके मन में यह विचार क्यों आया, मतलब कि एक बुक होना चाहिए इसके ऊपर, इस डिजीज के ऊपर। एक्चुअली ऐसा हुआ था, जब मम्मी को जिस टाइम पे कैंसर डायग्नोज हुआ, उससे लेकर उनके ट्रीटमेंट तक मेरा इंटरेक्शन ऐसे बहुत सारे लोगों से हुआ, या ऐसे कुछ लोगों के बारे में मुझे पता चला जिनको कि कैंसर डायग्नोस हुआ था, बट वो इतना ज्यादा कीमो के नाम से उनको एकदम डर था, एक अपने तरीके के एप्रीहेंशंस थे कि उन्होंने पूरा कीमो ट्रीटमेंट नहीं कराया, या ऐसा हुआ कि लोग इतना डर गए, एक स्टेट ऑफ डिनाइल में थे कि उन्होंने ट्रीटमेंट ही नहीं कराया, जिसकी वजह से उनकी जान को नहीं बचाया जा सका। जब मैंने ये दो चार एग्जाम्पल सुने तो मुझे लगा कि हाँ, कैंसर का नाम, कैंसर शब्द ही इतना स्कैरी है, लोगों को डर लगता है, उसका ट्रीटमेंट ही कीमो रेडियो सर्जरी, ये सब सुन के ही हमको डर लगता है। तो मैंने मम्मी से कहा कि अगर आप इसके ऊपर एक किताब लिखो और एक तरीके से उन लोगों को अपनी जर्नी शेयर करो कि हाँ, अगर आपकी राइट टाइम पे डायग्नोसिस हो जाती है, जो भी है, आप एक अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, वो आपको जो भी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताता है आप उसको फॉलो करो, तो कैंसर को कॉन्कर करना इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये सोचते हुए मैंने मम्मी को कहा कि आप किताब लिखो। पहले तो वो लिखने में इंटरेस्टेड नहीं थी, रिलक्टेंट थी, पर फिर मैंने जब हाँ, उनको बोला कि अगर आप लिखोगे तो उससे शायद किसी की, अगर एक इंसान की भी हेल्प हो पा रही है, तो हम कहीं ना हम्म, कहीं अपने गोल में सक्सेसफुल हैं। वाकई में सही है। आई एम रियली ग्लैड टू सी द लव एंड कंसर्न फॉर योर मदर एंड फॉर द ह्यूमैनिटी टू। एंड मैम, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी कि लाइक यह पुस्तक आपकी एक भयानक बीमारी कैंसर के साथ हुई लड़ाई और उसे हराने की कहानी है। तो कब और कैसे आपको पता चला कि आपको कैंसर है? देखिए, मुझे कुछ समय से एहसास हो रहा था कि सब कुछ ठीक नहीं है मेरे साथ, क्योंकि बॉडी कुछ ना कुछ वार्निंग सिग्नल्स देती है। पर मैं किसी वजह से, ऑफिस की व्यस्तता, घर के काम, इसकी वजह से उसे इग्नोर कर रही थी। फिर एक दिन मैंने फाइनली सोचा कि नहीं, मैं जाती हूँ। यहाँ पे मैं कहूंगी, मेरी एक होम्योपैथिक डॉक्टर फ्रेंड ने, तो मैंने उनसे बताया, तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आपके बॉडी में लम्प्स हैं जो कि पेन नहीं करते हैं तो वो जरा सीरियस है, और आप फौरन जाओ और इसका अल्ट्रासाउंड कराओ, मेमो कराओ। तो फिर हम्म। फाइनली उन्होंने जब मुझसे कहा कि नहीं, वो कराना जरूरी है, तो मैं गई। अच्छा। मैंने काफी समय तक इसको इग्नोर किया, काम की अधिकता के कारण, और एक आदमी का वो रहता है ना, कंफर्ट लेवल होता है कि अरे जाएं हाँ कराएं। हाँ हाँ। मैं गई तो फिर जब अल्ट्रासाउंड कर रहे थे तभी डॉक्टर ने कह दिया कि ये हम्म। सस्पिशियस लगता है। फिर मैं वहां से मेमो कराने गई, तो वहां पे तो बिल्कुल काइंड ऑफ इट वाज श्योर कि उसने कहा, डॉक्टर ने कहा बायोप्सी करा के आओ। तो उस समय बायोप्सी के बगैर ही, मैमो के समय और इवन अल्ट्रासाउंड के समय भी काइंड ऑफ क्लियर था कि ये सस्पिशियस है, कुछ ठीक नहीं है। फिर ओके। फाइनली बायोप्सी के लिए मैं गई, तो बायोप्सी के लिए चीनी मेरे साथ गई थी, हम लोग ने सैंपल दिया। उसके बाद मैं हाँ ऑफिस आ गई, और हाँ। वो सितंबर की पहली तारीख थी, पहला दिन काफी बिजी रहता है। तो अपना ऑफिस का काम निपटाया। उसी दौरान मेरी डॉक्टर हरित चतुर्वेदी से बात हुई, जो कि मेरे ऑन्को सर्जन थे। फिर उनसे बात करके मैंने कहा कि मैं आऊंगी नेक्स्ट वीक आपसे मिलने के लिए, और ये टेस्ट मैंने हम्म करा लिए। उसके हम्म। बाद मैं दिल्ली गई। दिल्ली में काफी डिटेल इन्वेस्टिगेशन उन्होंने किए, और फिर ओके ओके। 18 तारीख डिसाइड हुई, 6 सितंबर, मंडे था आज ही मेरी मैम वो सर्जरी। डेट है, आज ही 18 सितंबर आज है। भी आज वही है, 4 साल हाँ हो गए। हाँ, वही तो। सही मैम। तो वाकई ये पुस्तक जो आपने लिखी है मैम, ये एक आशा देती है, मतलब लोगों को मानसिक रूप से मजबूत करती है। तो वाकई इसकी जरूरत थी इस बुक की, और टूट जाने छोड़ देने का कोई विकल्प नहीं है, मतलब बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया बुक में। तो अब मैं ये जानना चाहूंगी मैम, जैसे कि आजकल बहुत सी महिलाओं को कैंसर है, तो आप उन्हें क्या टिप्स देना चाहेंगी?
जैसे कि आपने बुक में लिखा है डू एंड डोंट्स दैट रियली हेल्प्ड यू ग्रेटली, उस बारे में कुछ बताएं। नहीं, मैं यही कहूंगी कि देखिए, एक तो ईश्वर पे भरोसा रखिए, हिम्मत मत छोड़िए, उम्मीद मत छोड़िए, क्योंकि ये ऐसी लड़ाई है कि सब इसमें सहायक हो सकते हैं, परिवार, डॉक्टर और लोग। लेकिन लड़ाई लड़ाई तो मैं नहीं कहूंगी, ये जो यात्रा है, क्योंकि मैं लड़ाई नहीं कहती, मैं तो अपने को इवन फाइटर नहीं कहती, मैं तो सर्वाइवर ही कहती हूँ, कि आपको ये जो यात्रा है खुद ही पूरी करनी है। लोग मदद कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, लेकिन यात्रा तो आपको खुद ही करनी है। हाँ मैम। मैं उसे कहूंगी कि उम्मीद मत छोड़िए, और अपना, मैंने एक जगह लिखा है कि होप जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और बी योर ओन हीरो। और क्योंकि समय बहुत कठिन होता है, मैं कह रही हूँ कि आज मैं ये यात्रा पूरी करके बैठी हुई हूँ, तो मैं कह रही हूँ, और कठिन बहुत ही ज्यादा होता है, कीमो, रेडियो, मुश्किल समय रहता है, लेकिन अगर आदमी अपनी हिम्मत रखे, ईश्वर पे विश्वास रखे, उम्मीद रखे, तो रास्ता कट जाता है। वाकई सही बात है मैम, आपने अपने विल पावर, करेज एंड डिटर्मिनेशन से ये सब जीता है मैम। रियली हैट्स ऑफ टू यू। एंड मैम, व्हाट अबाउट द फूड एंड न्यूट्रिशन ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड आफ्टर ट्रीटमेंट? देखिए, ट्रीटमेंट के टाइम तो ऐसा था कि कीमो के समय तो आपका माउथ इज सो फुल ऑफ ब्लिस्टर्स, इतना आपको वॉमिटिंग लगती है, तो मतलब वैसे मनाही किसी चीज की नहीं रहती, स्पेशली इन दिस फॉर्म ऑफ कैंसर, कि कोई भी खाने का, बस ये है कि आपको मार्केट का नहीं खाना है, बाहर का नहीं खाना है, क्योंकि कीमो के दौरान काउंट स्लो हो जाते हैं, तो इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी होती, तो मनाही किसी चीज की नहीं रहती। लेकिन क्योंकि मुंह में इतने ब्लिस्टर्स रहते हैं, आपको इतनी वॉमिटिंग सेंसेशन रहता है, तो आप कुछ खास खा नहीं पाते हैं। हाँ, ये है कि जो आप टॉलरेट कर सके, जैसे कि इडली खा सकते हैं, या मान लीजिए नमक अजवाइन का पराठा मैं खा पाती थी, कस्टर्ड खा पाती थी, यही चीजें हैं क्योंकि आप खा सकते हैं। मैंने कहा हाँ, आफ्टर ट्रीटमेंट तो है कि आपको बड़ी रेगुलेटेड और प्रॉपर तरह की लाइफ लीड करनी पड़ती, कि मेडिसिन प्रॉपरली लेनी है, न्यूट्रिटिव खाना है, जैसे, और कितना क्या करना है। जैसे मेरे को डॉक्टर ने एडवाइस किया कि बहुत ज्यादा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं लेने हैं, मेरे को जैसे एडवाइस किया है। ये डिपेंड करता है कि किसको क्या कोई एडवाइस करता है। और मैं फिर यही कहूंगी कि मेरी नजर में प्रॉपर तरीका ये है कि डायग्नोस, तो कोई भी आपकी लाइफ में, आपके मतलब बॉडी में कोई भी वार्निंग सिग्नल है, कुछ भी आपको नया लगता है, तो फौरन डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए। और अगर इस तरह की कोई परेशानी है, तो आप प्रॉपर टेस्ट, डायग्नोसिस, सर्जरी, कीमो, रेडियो, जो डॉक्टर बताता है करिए। उसके बाद फिर आपने जो भी करना है फॉलो अप में, कि भाई आप नींबू पानी पीता है, कोई मोरिंगा पाउडर खाता है, कोई वीट ग्रास पाउडर, वो करिए। लेकिन पहले, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट होता है जिसकी मैं चर्चा करी, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो नोन है, क्वांटिफाइबल है, मेजरेबल है, तो इसलिए मैं इस पे भरोसा करती हूँ। और ये मेरा प्योरली व्यक्तिगत ओपिनियन है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपना जीवन गंवा बैठे क्योंकि उन्होंने देर कर दी, कुछ ऑल्टरनेटिवली कुछ ट्रीटमेंट लेते रहे, देर कर दी, तो बहुत मर्ज फैल गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, प्रॉपर टाइम पे उसको टाइमली ट्रीटमेंट कराइए, सही ट्रीटमेंट। ओके, तो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई क्वेश्चन कुछ पूछना चाह रहा है मैम से, तो यू कैन कमेंट इन द चैट बॉक्स। एंड अब मृणालिनी जी, यह टाइम आपके और आपके फैमिली के लिए बहुत टफ रहा, तो उस वक्त आपने क्या महसूस किया? मतलब आई वांट यू टू शेयर योर फीलिंग्स अबाउट योर मॉम्स जर्नी। मैं ऑनेस्टली बताऊं, जब मेरी मदर का बायोप्सी टेस्ट आना था, उसकी रिपोर्ट्स, तो हमारे फैमिली फ्रेंड है डॉक्टर श्रीकांत जी, वो आए थे। मैं जब सुबह उठ के आई। आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है। हेलो, एम आई हाँ, ऑडिबल? अभी आ रही है? या हाँ, मैं कह रही हूँ कि जब मम्मी की बायोप्सी टेस्ट रिपोर्ट्स आनी थी, तो उससे एक दिन पहले रात को मैं ठीक तरीके से बिल्कुल सो नहीं पाई। नेक्स्ट डे मॉर्निंग आई वोक अप लेट एंड व्हेन आई केम टू द ड्राइंग रूम, आई सॉ डॉक्टर श्रीकांत जैन सिटिंग इन माय ड्राइंग रूम विद द रिपोर्ट्स इन हिज हैंड्स। डॉक्टर श्रीकांत जैन इज अ फैमिली फ्रेंड, तो उन्होंने मुझसे कहा, आई मीन ही ब्रोक द न्यूज टू मी दैट द रिपोर्ट्स आर पॉजिटिव एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं बेटा, परेशान मत हो, दैट वाज सितंबर, दैट वाज द मंथ ऑफ सितंबर, एंड ही टोल्ड मी दैट बाय नवंबर योर मॉम वुड बी फाइन।
मैंने उनकी बात को बिलीव कर लिया, बिकॉज वो एक ऐसी कंडीशन थी कि मुझे मतलब मुझे चाहिए था कि कोई मुझे ये होप दे कि मैं कि सब ठीक हो जाएगा। तो मैंने उनकी बात को, उन्होंने जितना कन्विंसिंगली कहा, आई विल गिव द एंटायर क्रेडिट टू हिम, उन्होंने जितना कन्विंसिंगली कहा मैंने उस पर बिलीव कर लिया। एंड ऑफ कोर्स देयर वर टाइम्स, देयर वर मोमेंट्स जब मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। आई यूज्ड टू गेट रियली अपसेट, आई यूज्ड टू गेट रियली स्कैर्ड, स्पेशली जब मम्मी सर्जरी के लिए गई थी, तब मैं भोपाल में ही थी। आई डिडंट अकम्पनी हर फॉर द सर्जरी क्योंकि मेरे कॉलेज चल रहे थे। मैंने अपने आप को पूरी तरह से अपनी स्टडीज में इनग्रॉस कर लिया, इतना कर लिया कि मुझे कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिला। सो ये एक तरीके का मेरे लिए डिफेंस मैकेनिज्म था कि मैं अपने आप को स्टडीज में, जो मेरा करियर है उसमें इतना ज्यादा इनग्रॉस कर लूं कि फिर मैं और कुछ सोच ना पाऊं। सो मेरे लिए इट वाज काइंड ऑफ एक डिफेंस मैकेनिज्म जैसा था। हाँ, मुझे स्ट्रेस और एंजाइटी इश्यूज रहने लगे जब मम्मी का ट्रीटमेंट ठीक हो गया, मतलब शी केम आउट ऑफ इट। तो एक काइंड ऑफ कह सकते हैं डिलेड रिएक्शन, जब सब ठीक हो रहा था तब मुझे एकदम से हिट हुआ और मुझे फिर काफी ज्यादा एंजाइटी इश्यूज रहने लगे और उनसे कोप अप करना मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि उस टाइम पे तो हिम्मत करके निकाल दिया, बाद में रियलाइज किया कि एग्जैक्टली क्या था। सो उसके उस टाइम पे बहुत ज्यादा, मतलब अभी भी शायद मेरे साथ होता है, मैं थोड़ा परेशान जल्दी हो जाती हूँ, बट आई थिंक बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड था वो 3-4 साल जो वो थे। हाँ वाकई में स्ट्रेसफुल पीरियड तो बहुत ज्यादा रहता है फैमिली के लिए खासकर, क्योंकि अपन देखते हैं अपना मेंबर ही, अपने फैमिली मेंबर ही बीमार है, तो वाकई में दिस इज वेरी टफ टाइम। तो मैम, ठीक होने के बाद आपकी लाइफ में कैसे चेंजेस आए, इस बारे में कुछ बताया आप? अभी कैसे लाइफ है तो आपकी? उसी तरह से चल रही है। मैं ऑफिस पहले भी जाती थी, अभी भी जाती हूँ, अपना काम करती हूँ, ऑफिस का, घर का, बल्कि घर का तो ज्यादा ही काम करना पड़ता है क्योंकि कोरोना के कारण हमने कोई भी हेल्प नहीं रखा है, बेयर मिनिमम पे काम हम कर रहे हैं। हाँ, ये है कि लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है, हर एक दिन कितना इम्पोर्टेंट है, उसका क्या महत्व है, और छोटी छोटी बातों पे अफसोस करना, बुरा मान लेना, ये सब चीजों की ओर मैं तो उनको छोड़ दिया। और मैं ये कहूंगी कि आई रियलाइज्ड कि इट इज इम्पोर्टेंट टू बी काइंड टू पीपल, इट इज इम्पोर्टेंट टू हेल्प पीपल। और अगर अपने साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि हमें बहुत पसंद नहीं आता है तो उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ना। और मैं कहती हूँ कि डे टू डे जीना शुरू कर दिया मैंने, वो बहुत जरूरी है। मैंने एक जगह वो प्रेयर भी लिखी है स्कूल की कि लॉर्ड फॉर टुमारो एंड इट्स नीड्स। कॉन्वेंट स्कूल में जो आपने पढ़ा था सागर में ना, वहाँ की प्रेयर। हाँ जी, हाँ वाकई में। तो मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि आप एक कमिश्नर भी हैं और आप राइटर भी हैं, तो आप कैसे टाइम मैनेज कर लेती हैं? होम भी पूरा देखती हैं, अपना घर भी मैनेज करती हैं, तो कैसे आप टाइम डिवाइड की करती बात है हैं, कि कैसे टाइम मैनेज करती हैं? इंसान को जो करना चाहता है उसके लिए समय निकल जाता है। मैं यही करूंगी कि उसके लिए कोई मैनेजमेंट नहीं, कोई बहुत टाइम मैनेजमेंट नहीं, सब करते हुए भी आप कहते जो आप करना चाहते हो, जिसको बहुत शिद्दत से करना चाहते हैं, तो समय निकल जाता है। जो कहते हैं कि समय की कमी है, 2-4 दिन 19-20 हो सकता है, लेकिन कि किसी चीज को हम करना चाह रहे, समय ही नहीं मिल रहा है, तो फिर मैं तो उसको ये कहूंगी कि हम उसको सही, बिल्कुल तहे दिल से करना नहीं चाहते। सही बोल रहे हो। अच्छा मैम, जैसे कि आप कमिश्नर हैं, चीफ कमिश्नर, तो मैं जानना चाहूंगी क्या बचपन से आपका मन था सिविल सर्विसेज में जाने का? बिल्कुल नहीं। इस जर्नी के बारे में कुछ बाई बताएं आप। बिल्कुल कह सकते हैं कि बाई, क्या कह सकते हैं, किस्मत से पहुंच गए हैं। मैं तो एमए इंग्लिश से किया था, पीएचडी किया था, और मैं बस बाहर पढ़ने जाना चाहती थी, पढ़ाने जाना चाहती थी। मैंने किताब में भी लिखा है कि मेरी मौसी आई थी सागर, तो उनकी और मदर की इच्छा थी कि एग्जाम लिखना चाहिए एक बार, क्योंकि पढ़ने में ठीक ठाक थे। तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट लीव से फॉर्म काटा, उसको भरा, पोस्टल ऑर्डर लेकर आई, फिर मैंने सिर्फ साइन किया, और मौसी ने कहा कि तुम लिख लो और लखनऊ घूम जाना। लखनऊ सेंटर दिया, एग्जाम देके बैठ गए। उसके बाद 2 महीने 1.5 महीने के बाद रिजल्ट आया, ऑलमोस्ट 2 महीने में हमें पता लगा। तो अरे प्रीलिम्स निकल गया, तो फिर तैयारी की जल्दी से, मेंस की, मेंस लिखा है। मेंस का रिजल्ट हमें लखनऊ, वो सागर में थे, किसी और ने बताया कि निकल गया है। तो हमारे यहाँ टाइम्स ऑफ इंडिया बॉम्बे मुंबई आता था, हम दिल्ली में वाले में रिजल्ट निकला था मेंस का। तो पड़ोस में जो रहती थी आंटी, उनके यहाँ से लेकर आए, और फिर मैंने अपनी मम्मी को बताया कि बोली क्या हुआ, तो मैंने कहा हो गया है।
तो बोली कह रहे तो बहुत खुशी की बात है। फिर मैंने कहा नहीं अब चलो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। तो मैं इसलिए कह सकती हूँ कि क्या कहेंगे, किस्मत मुकद्दर। वाकई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे सिविल सर्विसेज में जाना है, एग्जाम लिखना। सागर में ही रह के मैंने तैयारी की, वहीं प्रिपरेशन की, ना कहीं कोचिंग ना नोट्स, और सागर में इतना माहौल भी नहीं था। ओके ओके। तो मैम अभी फ्यूचर में आप अभी और भी कोई बुक्स लिख रही है क्या? अभी कौन सी और बुक्स पढ़ने को मिलेंगी आपको? डेफिनेटली कुछ लिखूंगी, पर अभी ये सोचा नहीं है कि क्या लिखेंगे, क्योंकि ये अच्छा वाली अच्छा। क्योंकि मेरी पर्सनल लाइफ के ऊपर थी और एक बड़ी कठिन परीक्षा से जो मैं गुजरी थी उसके बारे में थी। तो मैंने नहीं, तो नॉर्मली जब मैं किताब लिखती थी तो लोग पूछते थे कि अगली किताब किस चीज के ऊपर लिखेंगी, क्या रहेगी, तो मैंने वो अभी मैं बता देती थी, पर अभी मैंने कुछ सोचा नहीं, पर डेफिनेटली लिखूंगी। ओके ओके, जरूर मैम। तो मैम चैट बॉक्स में डॉक्टर प्रीति मिश्रा लिख रही हैं आपके लिए, वेरी नाइस एंड इंस्पिरेशनल स्टोरी। तो मैं, हेलो हेलो मैम, कैन यू हियर मी? ट्रूली, हाँ जी, बिल्कुल इंस्पिरेशनल है ये स्टोरी, और मैंने बुक पढ़ी भी है। इनफैक्ट मैंने आपका बुक लॉन्च वाला प्रोग्राम भी अटेंड किया था। तो मैम, इट इज रियली वंडरफुल एंड आई अप्रिशिएट योर ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन. Kudos to you as well as to Chini for this wonderful book that you have written. Thank you so much. थैंक यू मैम। मैं बताना चाहूंगी कि डॉक्टर प्रीति मिश्रा ने भी बुक लिखी है, टच्ड बाय कैंसर, जो कि इंदिरा पब्लिशिंग हाउस द्वारा ही पब्लिश हुई है। Oh, that's very nice. या तो मैम मैं जानना चाहूंगी, लाइक जैसे कि कैंसर में कीमोथेरेपी के दौरान आपके बाल चले गए होंगे, तो फिर उस टाइम आपका क्या रिएक्शन था? फिर आपने क्या किया? अरे मैं आपसे बता रही हूँ ना, डायग्नोसिस ना कीमो ना कुछ भी सर्जरी, नथिंग डिस्टर्ब मी सो मच जितना कि बाल जाना। आई कुड नेवर रिकंसाइल टू दैट। ओके और मैं तो कह सकती कि शायद बाल जाने पे मैंने जितने आंसू बहाए होंगे उतने तो किसी चीज पे नहीं बहाए, लेकिन आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि वी कुड आर्टिफिशियल हेयर। और यहाँ पे मैं कहूंगी डॉक्टर अनुराग तिवारी ने मेरी काफी हेल्प करी, और उनके ही मार्फत ये आर्टिफिशियल हेयर 3 दिन में मिलके बना के दे दिए वो विक वाले ने। और ऑफ कोर्स बड़ी उसको कॉन्फिडेंशियली और सीक्रेटली बनाया गया, उसको बताया नहीं गया कि किसके लिए बन रहे हैं ये बाल, तो बन गए। और फिर एक बार जब बाल मुझे मिल गए तो उसको लगा के मैं बड़ी कॉन्फिडेंटली जाती रही। बाल ही नहीं जाते हैं, आपको बताऊं मैं कि हाथ के नाखून गिर जाते हैं, पैर के नाखून चले जाते हैं, आईब्रोज चली जाती हैं, आई लैशेस चली जाती हैं, स्किन के इतने इश्यूज आते हैं, पैर की एड़ियां फट जाती हैं, बहुत ही वो रहता है मुश्किल भरा समय। वही तो मैम, बहुत टफ टाइम था, लेकिन इसमें बताया जैसे चीनी ने आपकी बहुत हेल्प की, जैसे नेल पेंट लगाया आपकी और विग सेट करना, सब उसने सब सीख लिया था सब। चीनी ने बहुत भाई किया है ना, बहुत ज्यादा। चीनी ने पूरा नेल पेंट लगाना, वो बड़े बड़े इयररिंग्स लगाना, और मेरी नकली आईब्रोज बनाना, आई लैशेस गिर गई थी तो आई लाइनर लगाना, और वो हर कीमो के पहले डैडी के संग जाके नया ड्रेस लाना, और फिर उनको नेक्स्ट डे पहन के जाती थी, क्योंकि कीमो वाले जो ड्रेसेस थे जैसे ही कीमो खत्म हुआ तो मैं इमीडिएटली गिव देम अवे। मैंने कहा नहीं, ये नहीं रखना है मुझे। और करीब साल भर तक 11 महीने तक मैंने विग लगाया। फिर वन फाइन डे चीनी ने कहा नहीं अब बहुत हो गया है तो इसको नहीं लगाते, तो उसके बाद जाके वो उन्होंने में दे दिया था कि क्योंकि किसी भी लेडी के लिए बाल जाना बहुत ही ट्रॉमेटिक रहता है। इसमें एक फनी इंसिडेंट मैं बताऊंगी। जब मम्मी ने विग हटाया था तो उनके छोटे बाल थे, तो वो ऑफिस जाती थी और लोगों से बोलती थी, तो सब लोग बोलते थे अरे मैडम आपने हेयर स्टाइल चेंज कर दिया, बड़ा अच्छा लग रहा है, आपने बिल्कुल गांधी जैसे बाल रख लिए हैं, बड़ा सूट कर रहा है आपको। ओके ओके। मतलब लोगों को कुछ पता नहीं था, बट वो ना भी इंकरेजिंग था कि लोग उसको भी अप्रिशिएट कर रहे थे। एंड आई वुड से कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग थे, वी वर फॉर्चुनेट इनफ, जिनको नहीं भी पता था बट स्टिल दे वर देयर, दे वर वेरी सपोर्टिव, और नहीं कुछ जानते हुए भी दे वर काइंड ऑफ कंसिडरेट इनफ, सपोर्टिव, एंड एक केयरिंग एटीट्यूड था। वी वर ब्लेस्ड टू हैव गुड पीपल अराउंड अस। ओके, दैट्स इट्स रियली वेरी नाइस। तो मैम क्या आप और भी कुछ बताना चाहेंगी दर्शकों को अपनी जर्नी के बारे में? और क्या बताना चाहूंगी, मैं कहूंगी कि मेरे पास बचपन की बहुत सारी प्लेजेंट मेमोरीज थी। उनको मैं जब कीमो के लिए 4 घंटे 5 घंटे बैठना पड़ता था,
तो उनकी पर मेरा ध्यान जाता था, उन्हें याद करती थी। प्लेजेंट एसोसिएशंस थे, क्योंकि आगे तो बहुत कुछ देखने को नहीं था, बस चलते जाना था। पीछे बहुत ही अच्छा था देखने के लिए, याद करने के लिए। तो दैट हेल्प्ड अ लॉट। और वही की बात है कि ईश्वर पे बहुत विश्वास था। मुझे लगता था कि भाई इतनी तकलीफें आई, इतनी परेशानी आई, लेकिन मदद, लोगों का प्यार, लोगों की स्नेह हर बहुत तरफ से मिला। तो यही है कि बहुत विश्वास रखना चाहिए। और मैं कह रही हूँ कि बस एक चीज कहूंगी कि जल्दी जैसे ही आपको लगे कि कुछ प्रॉब्लम है आपके संग, तुरंत उसको डॉक्टर के पास जाइए, डिले नहीं करना चाहिए। सही बात। तो ठीक है मैम, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, और मैं कहना चाहूंगी कि हिम्मत से हम जीत हासिल कर सकते हैं। एंड आई रियली लर्नड अ लॉट फ्रॉम योर बुक एंड योर एक्सपीरियंस। योर बुक इज वेरी टची। एंड दर्शकों, मैं आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आप लोग ऑनलाइन इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े। एंड फॉर लेटेस्ट अपडेट्स about our book launches and literary events, do follow us on our Facebook page. And if writing is your passion and you want to become a published author, do contact us. Thanks a lot. So, thanks a lot, ma'am. Once again. Chali, ma'am. Okay.